नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एटलस क्लास पूर्णिया से मनीष सर। बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। सेट 1 का डिस्कशन आज होने जा रहा है। साथ में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों डिस्कशन एक साथ ही हो जाएगा। क्लास में बच्चे भी हैं जिनको डिस्कशन करवाना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेट 1 का जो आपका 1 to 5 वाला पेपर था उसका सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपका एसएसटी वाला 6 to 8 का और साइंस का सभी से प्रैक्टिस आपका चल रहा है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9709774739। यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज के नीचे में आपका लिखा हुआ रहता है। व्हाट्सएप के माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं। मात्र 151 रुपए इसका चार्ज है, जिसमें 10 सेट आपको मिलेंगे ऑनलाइन और इसका लाइव डिस्कशन भी आपको मिलेगा। साथ साथ इसका आंसर एक दिन के बाद दिया जाता है। एक दिन क्वेश्चन और एक दूसरे दिन उसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जुड़िए। तो सबसे पहला डिस्कशन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, आपका CTET ऑल इंडिया लेवल का चल रहा है। इसमें अन्य अन्य राज्य, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी जगह के छात्र जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि इसका पहला प्रश्न आपका CDP से है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को आपको ये ऑप्शन आपको दिया गया ABCD। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर क्या लगाया था? ठीक है, तो इसका मतलब सभी सही है। आपका शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न आपका, अगर एक एक प्रश्न को अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया जाए तो बहुत सारा चीज उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न जो होता है वो भी आप सीख पाते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अधिगम के लिए एक समान गति पर बल देना चाहिए। एक समान गति से अगर सिखाते हैं हम किसी को तो सब सीख नहीं पाएगा, क्योंकि CDP में हमने आप लोगों को पढ़ाया था व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर स्टूडेंट का कैपेसिटी अलग अलग होता है, तो यह संभव नहीं है। तो एक समान से आप गति से नहीं पढ़ा सकते हैं। सभी का पर्सनल प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा। कौन बच्चा कमजोर होता है, कौन बच्चा मजबूत होता है, इस तरह से आपको करके देखना पड़ेगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो गलत आंसर को सबसे पहले काट देंगे। काटेंगे तो आप 3 बचा, 3 में देख लेते हैं कौन सा होता है। एक्चुअल में CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको लगेगा कि सभी आंसर सही है, लेकिन सब सही में से सबसे बेस्ट सही कौन है वो आपको चुनना है, तब जाकर के आप सही तक पहुंच पाएंगे। दूसरा प्रश्न आपका, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सही है, तत्काल इसको पेंडिंग रखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों के लिए कठोर अनुशासित नहीं चुना जा सकता है, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। अगर आप बच्चे के साथ कठोर व्यवहार करेंगे तो आपसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, छोड़ के भाग जाएंगे या कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो कठोर अनुशासन वाला भी आपका बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ गया? उसके बाद आपका चौथा है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। ये तो बिल्कुल आपका होगा ही नहीं। कितना भी ज्यादा एग्जाम लीजिए, अगर आपने अच्छा से पढ़ा नहीं, आप 10 के बदले 20 एग्जाम दीजिए, सब एग्जाम में फेल करेंगे। इसलिए आपको तैयारी अच्छा से करना चाहिए। कट कट के देखिए, आपका 3 तो ऐसे ऑलरेडी कट गया, हमारा केवल एक आंसर बच गया है, तो वही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो काटने के लिए सीखिए कि गलत कौन है। अगर आपने गलत को पकड़ लिया, गलत को जान लिया, तो आप आसानी से इसको आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर के प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? तो आप लोग वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़े होंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़े होंगे, तो वहां पर वाइगोत्स्की महोदय ने आपका यहाँ पर सामाजिक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सिद्धांत दिया। तो इसका जब आपका डिटेल जाकर के पढ़ेंगे, जो क्लास में पढ़ाया गया है, तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत को जाकर के पढ़िएगा कि बच्चों को डेवलप करने में समाज की क्या भूमिका होती है। आप जानते हैं आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होगा, बच्चा वैसा ही बनेगा। इस कारण से समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को डेवलप करने में सबसे ज्यादा भूमिका समाज की होती है, अर्थात एनवायरनमेंट की होती है। हाँ, सबसे ज्यादा भूमिका उसी का होता है। अनुवांशिक भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कहता है ना, माता पिता जैसा जिस ढंग का, जिस व्यवहार का, वैसा ही बाल बच्चा है, क्योंकि उसका अनुवांशिक गुण उसमें गया है, उसका इफेक्ट उस पर पड़ा। ऐसा नहीं कि ये गलत है, अगर ये नहीं रहता तो ये आंसर होता। बात समझे? लेकिन सबसे बेस्ट आंसर आपका ये आनुवांशिक भी है। आनुवांशिक से भी बदलाव होता है। मम्मी पापा का आनुवांशिक गुण बाल बच्चे में जाता ही है। बात समझ में आया ना?
तो अनुवांशिक भी है, नैतिक भी है, शारीरिक भी है, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर आपका कौन है? सामाजिक। क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट होता है, काहे कहता है कि अच्छा स्कूल में पढ़ाइए, सरकारी स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पर सब एकदम पढ़ता नहीं है, पढ़ाई के अलावा गाली सीख के आ जाएगा बाल बच्चा। तो प्राइवेट स्कूल में क्योंकि वहां पर अनुशासित रखा जाता है, वहां पर अच्छे से ट्रीट किया जाता है, एनवायरनमेंट वहां का सही रहता है, जिस कारण से हमारा बच्चा डेवलप हो पाता है, अर्थात उसका सामाजिक गुण अच्छा रहना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर के प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियां, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। विभिन्न अधिगम शैलियां को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। वह किस चीज से प्रभावित है? सीखने के क्रम में जब अलग अलग चीजों का यह प्रयोग कर रहा है। तो चलिए तीसरा का देखिए जरा सा, यहां पर भी आपका बहुत सारा सिद्धांत दिया हुआ। हमने कहा सिद्धांत जितने भी हैं वो सबका सब आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो जिसने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को आप आसानी से याद कर लीजिए। इसका राइट नंबर है आपका सी नंबर, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि सिद्धांत का उदाहरण दिया, उसी में यह बात आपका कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, मतलब कि जब मैं टीचर, मैं आंसर कभी नहीं देता हूं, ऐसा एग्जाम्पल पेश करता हूं, आप लोगों से जुड़ करके ही आंसर निकलवाने का प्रयास करता हूं, तो वो क्या कहलाता है? समझ में आया? सक्रिय भागिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, उसके बाद आपका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्पर न करना। इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताइए? इसका कौन था? 4 नंबर देखिए जरा, सक्रिय भागीदारिता, अर्थात बच्चे खुद से भाग ले रहे हैं, सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आपका क्या है? सक्रिय भागीदारी। अगर बच्चे खुद से भाग लेंगे तो उसका माइंड डेवलप होगा, आपस में विचार करेंगे। यहां पर आपका दिया हुआ है, अपने आप से कभी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने का प्रोत्साहित करती है। मतलब आप खुद से ये आंसर निकालने का प्रयास करिए, ये कैसे हुआ। तो खुद में आप जब भाग ले रहे हैं तो सक्रिय रूप से आप खुद ही भाग ले रहे हैं, जिस कारण से आपका यहाँ पर सक्रिय भागीदारिता आंसर हो रहा है। नेक्स्ट आपका कितना नंबर है भाई? 5। निम्न में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षक से संबंधित का मतलब होता है टीचर को सीखने में क्या बाधाएं आ रही है। प्रभावित करने वाला कारक का मतलब क्या होता है? बाधा उत्पन्न होना। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़िए जरा सा। विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। निम्न में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो विषय वस्तु, जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है उसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए उन्हें बच्चों को बताने के लिए, ताकि वो बच्चों को अच्छी से समझा सके। इस प्रकार से इसका राइट आंसर विषय वस्तु में प्रवीणता आता है। विषय वस्तु में क्या होना चाहिए? प्रवीणता। ठीक है, तो ये प्रवीणता का मतलब होता है बाधा। प्रवीणता का मतलब क्या होता है? बाधा। अगर अच्छे से नहीं सीख पाता है तो वो बच्चे को अच्छे से नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, राज्य स्तर का एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, अगर लड़कियों को वरीयता दे रहे हैं हर चीज में, ठीक है, तो इसका मतलब लैंगिक जुड़ाव से संबंधित है। तो लैंगिक जुड़ाव वाला आंसर आपका केवल 1 नंबर में दिखाई दे रहा है। तो लैंगिक से संबंधित है तो लिंग वाला आंसर मारेंगे, बाद बाकी आपका कोई है ही नहीं। इस तरह से भी आप आंसर को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है?
बीज का अंकुरन मतलब कि हमने बच्चों को कहा बीज अंकुरित कैसे होता है, केवल बता देने से होगा या फिर प्रैक्टिकल करने से, दिखाने से। हम क्लास में लाएंगे एक डब्बा, उसमें चना डाल देंगे, व्हाइट वाला शीशा रहेगा, उसको देखेंगे कितना दिन उसमें पौधा आ रहा है, फिर उसको बाहर रखेंगे हवा में, फिर धूप के प्रकाश में, ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो ज्यादा उसको नॉलेज आएगा। ठीक है। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उससे अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। आप लोग देखते होंगे एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ रहता है कि इतना सेंटीमीटर हो गया पौधा, आज अंकुरित हो गया, 1 सप्ताह बाद हुआ, है ना, उसमें बदलाव आया। ठीक है। तो ये सब आपका जब पार्ट दर पार्ट चलेगा तभी जाकर के वो आपका कंप्लीट होगा। बीज वृद्धि के चित्र को दिखाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या लग रहा है? बी नंबर। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण चरणों का अवलोकन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी। एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बिल्कुल सही बात है, टीचर को भी रिस्पांस लेना पड़ेगा। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, अर्थात व्यवस्था ही फेल है। बात समझ में? इसका मतलब व्यवस्था फेल है, ठीक ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा। अगर बच्चे कमजोर है तो क्यों कमजोर है? बात समझ में आया? बच्चा तो माटी का पुतला होता है, उसको आप जैसे ढालेंगे वैसे मूर्ति बनेगा। तो आखिर बच्चा में क्या कमजोरी है? इसका मतलब शिक्षक में कमजोरी है। शिक्षक बच्चों को ठीक ढंग से नहीं समझा पा रहा है, अर्थात उसका व्यवस्था फेल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। 9 नंबर का प्रश्न का आंसर बताइए जरा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर परीक्षा परिणाम तो एकदम गलत ही हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ये गलत है, गलत वाला काट दिए। रटने को प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, ये भी आपका गलत है। इस तरह से आपका आंसर ये बचता है। ठीक है। काट काट के भी आंसर तक पहुंचा जा सकता है, आंसर ना ढूंढे, गलत को छांट दे बस। ठीक है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंध कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से बताइए संबंधित है। बताइए 10 नंबर का राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब क्या होता है? हाँ, ये है, हर तरह के बच्चे को एक साथ क्लास में रखना, उसको कहते हैं समावेशी। मतलब कि सभी लोगों का समावेश है, उसमें बहुत प्रकार की विविधताएं हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास बेहतर क्यों होता है? ठीक है। ऑनलाइन में आपका समावेशी एजुकेशन नहीं हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन आपका समावेशी एजुकेशन है। ठीक है। तो समावेशी एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। कक्षा में क्या मनाती है? विविधता का उत्सव मनाती है। मतलब कक्षा में आप भी पूछ रहे हैं, वो भी पूछ रहा है, वो भी पूछ रहा है। बात समझे ना? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट है बी नंबर 10 का बी। समझ में आया क्या? नहीं समझे? समावेशी का मतलब होता है बहुत सारे टाइप के बच्चे हमारे क्लास में बैठे हुए हैं और अध्ययन कर रहे हैं, अपना अपना वक्तव्यों को रख रहे हैं, जिसकी जो समस्या है वो पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है? सत्य असत्य जानते ही हैं, ये सत्य यह सत्य, बस ये वस्तुनिष्ठ आएगा। ये तो आपका निबंध मतलब बड़ा बड़ा लिखना, लघु उत्तर मतलब 2-4 लाइन में लिखना, मुक्त उत्तर वाला जितना मन उतना लिखिए। ठीक है ना, जैसे मन वैसे लिखिए। सत्य और असत्य, सही गलत, सही गलत रहता है ना। पौधे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जिंदा रहते हैं, सही है गलत है? पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जिंदा रहने के लिए, सही है गलत है? सही है ना? कैसे गलत है? ऑक्सीजन लेता है जिंदा रहने के लिए, रात में अक्सर
पौधे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो केवल दिन में लेता है। पौधा भोजन बनाने के लिए सांस नहीं लेता है। भोजन बनाने के लिए उसको CO2 की आवश्यकता पड़ती है। तो सही गलत वही, सही गलत में एक के लाइन में गलती हो गया तो हो गया, तो उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। समझ में आ गया? नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? 12 नंबर का बताइए जरा। कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है ना? ऐसा नहीं रोल नंबर बना करके चिपका दिए ये बच्चा हमेशा यहीं पर बैठेगा, है ना, और दूसरे के पास भी बैठेगा तो कभी कभी दूसरा कभी तो विचार उसके मन में आएगा, दूसरा पार्टनर भी तो बनेगा, है ना। एक ही टाइप का हमेशा पार्टनर रहने से लोग बकलोल हो जाता है, इसीलिए पार्टनर भी बदलते रहना चाहिए। बात समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा होशियार होता है। बात समझे ना? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुच्छेद, ये तो बिल्कुल गलत है। केवल जैसे आया आप इसको सबसे पहले काटें। बात समझ में आ गया? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, ये भी बिल्कुल गलत है। बहुत तेज विद्यार्थी भी बहुत बकलेल भी होता है कभी। बात समझे? केवल अंक लाना नहीं, यहाँ पर ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात है। 360 डिग्री आपका दिमाग का डेवलप चाहिए, हर क्षेत्र में आपको अव्वल चाहिए। बार बार ली जाने वाली परीक्षा, क्या बच गया? समझ में आ गया? समय के साथ साथ बदल बदल के मित्र को बनाना चाहिए, पार्टनर को बनाना चाहिए, क्लास में अलग अलग टेबल पे बैठना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कितना नंबर है? 13। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दे से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। वो नहीं होगा सर, ये तो प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा सर। ये आपका संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? मानसिक डेवलपमेंट, अनुकरण करना, स्मृति मतलब मेमोरी, और मानसिक निरूपण, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट कितना है? 14 नंबर। 14 का देखिए, कोहलबर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? चारों ऑप्शन को जरा पढ़िए जरा सा। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। जैसे ही कठोर शब्द आ गया, बच्चा के लिए कठोर होता नहीं, सबसे पहले काट दीजिए। टेंशन कम होगा कि अब 3 गो में ढूंढना है। जैसे लगे कि ये बिल्कुल गलत है, एग्जाम में जाइएगा आप कटिंग कर दीजिएगा, तब टेंशन 3 ठन बचेगा। दूसरा, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ये गलती हो गया। प्रॉपर किसी धर्म का हम बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, 2 खत्म, अब 2 ठन बचा। अब तो आंसर तक पहुंच गए, 50-50% है। फिर भी अगर तुक्का भी मार दिए तैयो हमारा 50% चांस है सही और गलत का। ठीक है, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, यह संभव नहीं है किसी बच्चों के द्वारा कि व्यवहार को स्पष्ट नियम बना ले। जब बड़े बड़े शिक्षक, बड़े पदाधिकारी से गलती हो जाते हैं तो ये ऐसा नियम बच्चा कैसे बना सकता है? बिल्कुल गलत हो गया। ये आपका बच्चा सही पढ़ना भी नहीं है। समझ में आया? जब तीनों गलत है तो जो बच गया सही है, उसको पढ़ना क्या है। लेकिन वैसे अभी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा और उन्हें शामिल करके। ठीक है ना। नेक्स्ट 15 नंबर के प्रश्न पर चलिए जरा। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समन्वयकों के साथ अंतर क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या क्या होता है जरा बताइए। शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वह एक दूसरे के प्रश्नों को उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के बाद सामाजिक कौशल सीख सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्नों को, अगर प्रश्न एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा जरूर पढ़ लेना है एग्जाम में भी। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समन्वयकों के साथ अंतर क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अंतर क्रिया मतलब अंदर का डेवलपमेंट होना चाहिए।
बच्चों का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डेवलपमेंट कैसे होगा, पढ़ने के साथ साथ सामाजिक कौशल में अगर भाग लेता है ना, आंदोलन हो रहा है उसमें जा रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें जा रहा है, जिससे क्या होता है, बच्चा का दिमाग खुलता है। ठीक है, आप देखते होंगे सामाजिक कौशल के साथ साथ बच्चों को आजकल एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि स्कूल सब में बस बुक करो और चलो, आज घूमते हैं फलना पार्क, आज घूमते हैं ताजमहल, जाके बच्चा सब जाता है ना एक बस में बैठ करके। तो ये काहे किया जाता है, ताकि उसका सामाजिक कौशल निखर के सामने आए, है ना। बहुत सारा जगह उसको घूमने फिरने के लिए ले जाया जाता है, बात समझे ना। तो ये चीज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, जब एक नियोग्य बच्चा, नियोग्य मतलब जो जिनके पास खूब ज्यादा जानकारी नहीं है, पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए जरा। ऑप्शन पढ़िए तभी जाकर के समझ में अच्छे से आ जाएगा। बच्चा का प्रवेश लेनी चाहिए, बच्चे का निर्योग्यता के अनुसार उसके विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। यही तो बिल्कुल ही गलत है, जो बिल्कुल गलत है उसको बिल्कुल काट दीजिए। विकसित करने पर चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल गलत। दो को बचा, बताइए जरा। सरकारी योजना विकसित करने के लिए साथ चर्चा करनी चाहिए। बच्चा निर्योग है, चर्चा करिएगा, आप क्या कर लीजिएगा। बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसके साथ चर्चा करके भी क्या निष्कर्ष निकलेगा, निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा। तो ये बिल्कुल गलत हो गया ना। प्रवेश ले लेना चाहिए, ये सही था अगर भी नहीं रहता तो। ठीक है, अब बच्चा को कुछ आता नहीं है, उसके माता पिता को हम ये सजेशन देंगे कि आपके लिए ये स्कूल एलिजिबल नहीं है, आप उस स्कूल में एडमिशन लीजिए, है ना। पहले क्लास में लीजिए, दूसरे क्लास में लीजिए, है ना, जो प्री एजुकेशन होता है उसमें लीजिए, या खेलकूद वाला स्कूल में बच्चा को पहले डालिए, अभी इसको कुछ नहीं आता। इसका आंसर बी नंबर। समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि डैश की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करता है? शिक्षार्थियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर का। शिक्षार्थी का त्रुटि सामाजिक और आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं है। गलत आंसर है तो गलत लिख ले जाएंगे, सी नंबर। हाँ, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, यांत्रिक आवाज की आवश्यकता। वो कैसे सीखता है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता से आप बार बार उस त्रुटियों को सुधार सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर खिलाड़ी बनेंगे। यहाँ पर सीधा बात लागू होता है। ठीक है, अगर कोई छात्र से त्रुटियां हो रहा है तो उसको क्या चाहिए? बार बार अभ्यास करना चाहिए। बार बार क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। आप लोग भी अभ्यास करते रहे, गलती बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट। आवाज जा रही है इसमें क्या? हमारा लगता है माइक बंद हो गया क्या? क्या सैंदर इतना बर्बाद कर दिए, पता ही नहीं चला। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, शायद आवाज आ गया होगा। लैपटॉप का आया होगा ना? हाँ आया होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में कौन सी समस्या? ये तो अच्छा बात है कि डायरेक्ट लैपटॉप का आवाज चला जाता है इसमें, नहीं तो पता चला मैक लगाए भी नहीं, पूरा क्लास खत्म हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति को आपको ढूंढना है। कितने नंबर का प्रश्न है? 18 नंबर का प्रश्न है। जरा देखिए, समस्या समाधान करना है। समस्या समाधान कैसे होगा? प्रकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक होना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। जानकारी एकत्रित करने से या फिर बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने से आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसको आपको बिल्कुल काटिए।
प्रकलन निर्माण करना, नहीं होगा, नहीं होगा, समस्या के प्रति जागरूक रहे। कल्पना का मतलब क्या होता है? प्रकल्पना का मतलब होता है आकलन करना, सोचना, जज करना, सोचना, कंपैरिजन करना, है ना। कल्पना में हमेशा जीना। नंबर तो वास्तविकता है। हाँ, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। बताइए, केवल आनुवंशिकता का? नहीं है। केवल आया तो गलती हुआ। केवल वातावरण का? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिक और वातावरण का। समझ में आ गया? फटाक से आंसर। अब देखिए, हमको इतना समय लग रहा है, इतना डिस्कशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे, इसीलिए लग रहा है। केवल हमको बनाना होता तो फटाफट करके निकल जाते, इतना में सेट खत्म होने वाला होता। तो आप लोग को भी बनाते वक्त इतना ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस फटाफट से बना करके निकल जाना है। ठीक है, पढ़ लेना है 2 बार कम से कम हर प्रश्नों को। हर प्रश्नों को कम से कम कितना बार पढ़ना है? 2 बार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 20 नंबर का प्रश्न है, जरा देखिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है? शिक्षण अधिगम, अगर एजुकेशन सीख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति की भिन्नता अलग होती है। तो आंसर ढूंढिए जरा। ये बात है, इन सब में प्रश्न ही इतना बड़ा बड़ा होता है ना, पढ़ते पढ़ते समय बहुत बर्बाद होता है। इसलिए फास्ट रीड और फास्ट समझ की आदत डालिए। अगर ये 2 चीज हो गया, समय बचेगा और आसानी से कर लेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ें और जल्दी जल्दी समझें। ठीक है, 20 नंबर का राइट आंसर बताइए। बच्चों का विकास दर भिन्न होता है और वह भिन्न तरीके से सीखता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन इधर देखेंगे तब ना। शिक्षा हमें समूह में ही बेहतर सिखाते हैं, ये 100% सत्य नहीं है। शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे बताया जाता है, इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ये भी 100% सही नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो गया? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? बताइए, सीखने का क्षेत्र कौन है? सीखेंगे कहाँ पे आप? 21। ठीक है, तो सीखने का क्षेत्र वहीं पर आप सीख सकते हैं जिनके पास अनुभव है। और जिसको कुछ पते नहीं हो, आपको क्या सिखाएगा? है ना। जैसे मान के चलिए कि कार का एक ड्राइवर है, वो पहले चलाया है, उसको पता है, वही ना आपको ड्राइवरी करना सिखा सकता है। और दोनों आदमी नहीं, हम अपना गाड़ी दे देंगे, चला के आइए, तो ठोकिए के ना जाइएगा। तो इसलिए अनुभव सीखने के लिए जरूरी है। बात समझ में आए क्या? इस तरह से आप इसको देखेंगे। जब बच्चा कार्य करते हुए उगने लगता है, तो इस बात का संकेत होता है कि क्या होता है? बताइए जरा। बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। समझता कार्य नियंत्रित रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, अब बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। बताइए, सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई इसको आंसर मार रहे हैं तो बिल्कुल गलत। अनुशासित नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बी नंबर। बी नंबर है ना सही? करेक्ट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। 23 नंबर का राइट आंसर बताइए। सामाजिक मापदंडों का समय अनुपालन करना। ठीक है, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़े का सम्मान करना, ये सब बात सही है। ऐसा नहीं कि गलत है। सबसे बढ़िया चुनना है सामाजिक वातावरण में अनुकरण और समायोजन, ये सही है। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रिया संबंधित नहीं है।
सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास के बारे में सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, है ना। वृद्धि रुक जाती है, विकास होते रहता है, यहाँ का था विकास से रुक जाता है, तो विकास तो रुकता नहीं है। तो डी नंबर भी आपका इसका गलत है, वो होगा नहीं। बताइए कौन सा सही होगा? 24 का क्या? सभी का विकास दर समान नहीं होता, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। क्या नंबर सर? विकास वाला चैप्टर से है, बी नंबर, बी होता है ना, पढ़ाए है ना अच्छे तरीके से। अगर ऐसा प्रश्न भी गलत हो जाएगा तब तो बहुत मुश्किल है। ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका क्वेश्चन समझाने का लॉजिक, अगर दो बच्चा ट्विंस पैदा लिया, एक समाज में पढ़ रहा है, एक्सेप्शन को छोड़िए के चलना है। 90% केस में जो राइट आंसर है वही आपको मारना पड़ेगा। एक्सेप्शन जब सोचेंगे सब प्रश्न तब गलती हो जाएगा, है ना। एक्सेप्शन जब सोचने लगिएगा तो अधिकांश प्रश्न आप गलती मारिएगा। उतना हाई लेवल का दिमाग नहीं लगाना है ना। बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, एकदम बच्चा वाला दिमाग से सोचना है, बात समझे। ज्यादा अपना दिमाग लगाइएगा हाई लेवल का, सब गलत हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है, क्या है जरा बताइए। सभी ऑप्शन को एक बार पढ़िए। 25 नंबर, मानव विकास के क्षेत्र में, मानव का विकास कैसे होगा भैया? मानव का विकास अध्यात्म करने से बिल्कुल नहीं होगा। आध्यात्मिक जिसमें जिसमें है काटिए। आध्यात्मिक इक्वल टू मनोवैज्ञानिक, ये बात बराबर होता है। बचा कौन? समझ में आ गया? अध्यात्म से मानव का विकास नहीं होता है। अध्यात्म से ज्ञान प्राप्त होता है, मानव का विकास नहीं होता है। अध्यात्म से ज्ञान मिलेगा, भगवान बुद्ध अध्यात्म को प्राप्त कर गए तभी जाकर उसको ज्ञान मिला। ज्ञान मिला, उससे मानव का विकास नहीं हुआ, मानव का कल्याण नहीं हुआ, तो उसका पर्सनल न हुआ। आपका उसमें क्या फायदा हुआ? आप उनसे अब जान रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, मानव विकास नहीं हुआ। मानव का विकास का मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित है ना। हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें मानव का विकास हो रहा है। उन्होंने अध्यात्म करके खुद को प्राप्त कर लिया, वो उसका पर्सनल विकास था। बात समझ में आया? जी हाँ, बिल्कुल बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब तो ये हुआ ना, मानव विकास के क्षेत्र में सबसे पहले क्या होता है? मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। पहले किस चीज का विकास? नहीं वो नहीं हुआ। मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है कि मानव का विकास में क्या क्या शामिल है। मानव के विकास में क्या क्या शामिल है बताइए। एजुकेशन है, एनवायरमेंट है, माता पिता है, जीन है, समलिंग वो जो जीन था, ठीक है। तो वो सब मानव के विकास में, अध्यात्म नहीं। बात समझ में आया? पढ़ाई लिखाई है, एनवायरमेंट है ना, ये सब आपका मानव विकास से संबंधित है। समझ में आ गया ना? ओहो, चलिए अब समझ गए ना। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जी के कुछ चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इन जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, मतलब जो पता हो, और बच्चे की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? अधिगम शास्त्रीय, ये तो गलत होगा। पुनर्बलन का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। अधिगम के सक्रिय अनुबंध और ज्ञान के निर्माण, ए और डी में बताइए करेक्ट क्या? अधिगम के सक्रिय अनुबंध। अगर आप एक्टिव रहते हैं, सारे चीज आसपास की जानकारी को एकत्रित करके रखते हैं, तो आपका पूर्व ज्ञान से संबंधित ये भी जितना चित्र है आप आसानी से देख पाएंगे। बच्चे जब घर में होते हैं वो देखता है कि आलू का सब्जी बन रहा है,
गोभी का सब्जी बन रहा है ना, तो वो अगर चित्र में देखेगा तो आसानी से और तुरंत पहचान पाएगा। या फिर पहले चित्र में देखा है, अगर आप घर में लाते हैं तो उसको फटाक से वो पहचान जाएगा, अच्छा ये बैगन है। बात समझे, वो चीज है। 27, जब बच्चे की दादी उसके माँ के गोद में लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बताइए तब क्या होता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? जब बच्चे को गोद में लिया जाता है उसके दादी माँ के द्वारा तो बच्चे रोने लगता है। आखिर क्या कारण है? वियोग का मतलब होता है जब ज्यादा बुद्धि हो जाए। वियोग का मतलब क्या है? जब ज्यादा बुद्धि हो जाए और खूब ज्यादा चिंता करके हम रो रहे हैं, है ना, उसको कहते हैं वियोग। वियोग कब होता है? वियोग कब होता है? जब कोई जिंदगी से चला गया छोड़ के, तभी वियोग होता है ना। काफी बड़ा दर्द होता है। सामाजिक दुश्चिंता भी है, लेकिन सामाजिक दुश्चिंता उतना ज्यादा प्रभावित नहीं है आपका इस प्रश्न पे, क्योंकि बच्चे की दादी ही है। ठीक है। उसके बाद संवेगात्मक दुश्चिंता, आंसर सब सही है, सबसे बेस्ट चुनना है। ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, वो होगा। बच्चे को भी दुख हो रहा है कि हम अपने माँ से बिछड़ गए हैं, वो होगा आंसर, लेकिन सबसे बेस्ट आपको आंसर चुनना है संवेगात्मक दुश्चिंता। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। संवेग का मतलब होता है क्या? इमोशन। और बच्चे सबसे ज्यादा इमोशनली कनेक्ट किससे होता है? मदर से। किससे कनेक्ट होता है? मदर से। अगर इस प्रश्न का आंसर आप लोग को गलत भी गया है तो उसको सही कर लीजिएगा। बात समझे ना? तो इमोशनली सबसे ज्यादा किससे कनेक्ट होता है? माँ से कनेक्ट होता है। संवेगात्मक दुश्चिंता उसको परेशान करता है कि मेरी माँ कहाँ है, वो रोना प्रारंभ कर देता है। हालांकि आंसर ये भी सही है, क्योंकि मम्मी के पास नहीं है, वो देखता है कौन से अजनबी के पास हम पहुंच गए हैं। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा इमोशनल कनेक्ट है बच्चे अपने माँ से, अर्थात संवेगात्मक उसको दुश्चिंता सता रहा है, हमारी माँ कहाँ है। बस समझ में? ये आपका करेक्ट आंसर है। हाँ हाँ, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिएगा, अगर गलती होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर सी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 28 नंबर। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहा है। मतलब जो हम प्रश्न पत्र आपको दिए हैं, इस प्रश्न का उद्देश्य है कि आपको ऑफिसर बनाना है, बीपीएससी का टीचर बनाना है। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य है ये प्रश्न का। ठीक है, आपको सीटेट पास करना है, इस प्रश्न का यह उद्देश्य है। तो यह मुख्य रूप से प्रश्न की डैश के बारे में चिंतित है। किस के बारे में चिंतित है? वैधता नहीं होगा, विषय वस्तु को शामिल करना ये इम्पॉसिबल नहीं है। प्रश्नों के प्रकार, है ना, ये भी नहीं है। आपका विश्वसनीयता पर केवल आपका चिंता रहता है कि इस प्रश्न की क्या विश्वसनीयता है, कि अगर ये प्रश्न पूछेंगे इनसे तो ये बेस्ट निकल के आएगा और ये बीपीएससी का टीचर कहलाने योग्य होगा। तो इस प्रश्न की विश्वसनीयता पर ही आपका यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में ये प्रश्न अगर पूछ ले तो बच्चा एलिजिबल है क्या। समझ में आया? तो प्रश्न की विश्वसनीयता अर्थात किसी प्रश्न को पूछ करके ये नहीं कह सकते कि उससे उसका उस ऑफिसर बनने के योग्य है, वीडियो बनने के योग्य है, सीओ बनने के योग्य। कभी कभी देखते हैं कुछ ऐसा एग्जाम होता है जिसमें बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या वो जो पास कर गया है, क्या वो बनने के योग्य था? नहीं था, लेकिन उसको पता था, वही किताब खाली पढ़ा था जिनसे पूछा जाना था, है ना। तो इसका मतलब सवाल की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है ना, कि आपने जो पढ़ा वही पूछ लिया, लेकिन आप उस योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप बन गए। बात समझे ना? तो उसकी विश्वसनीयता खराब होती है। क्या क्या खराब होती है? विश्वसनीयता। मतलब उसमें कॉन्फिडेंस वाला वो चीज नहीं था जो के लिए वो एलिजिबल था। ठीक है ना। नेक्स्ट, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र, विवेचनात्मक का मतलब होता है मल्टीपल। विवेचनात्मक का क्या मतलब होता है? मल्टीपल शिक्षा शास्त्रियों का यह दृढ़, मतलब बहुत सारे शिक्षा शास्त्री क्या सोचते हैं बताइए।
एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों का स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना चाहिए। बी तो लगता है बिल्कुल गलत है जी, बी बिल्कुल गलत है ना। बच्चों के स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यहाँ प्रासंगिक है, ये भी बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होता है। शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी होता है ना। शिक्षार्थी मतलब क्या है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को अनुभव कहाँ से आएगा, इसलिए वो गलत है। यहाँ पर शिक्षक रहता है ना शिक्षार्थी की जगह, शिक्षक का अनुभव तब सही हो जाता है, लेकिन ये गलत है। इस तरह से आपका तीनों गलत हो जाता है। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा का अनुदेशन करने तो वो ही बचा, फिर वो आपका राइट आंसर है, ये नंबर 30। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। किफायती मतलब हल्का है ना, ज्यादा भारी नहीं, कम इन्वेस्टमेंट वाला, मितव्ययी। व्यय परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। क्या जी, किसी कीमत पे मिला दे क्या? सी तो गलत है, सी सही है। विद्यालय व्यय परीक्षा निकाय अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। प्रश्न को पढ़िए दोबारा, तब जाकर के आपको सी लगेगा। प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आप जरा बताइए। विद्यालय आधारित आकलन जो हम लोग करते हैं, जैसे कि आप 1 से लेकर के 10 क्लास पास किए, 10 से 12 पास किए, 12 से 15 क्लास अर्थात ग्रेजुएशन पास कर गए, ठीक है। इन लोगों ने जो आकलन करके दिया है 10 क्लास में, इंटर क्लास में और ग्रेजुएट क्लास में, आपके पास एक सर्टिफिकेट आया, ठीक है। तो इन आके आकलन करने का क्या उद्देश्य क्या है? आपका आप पढ़े या ना पढ़े, आप पढ़ के नहीं आए हैं, रेखा गैस पेपर ही पास करके आए हैं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट देख कर बता सकते हैं अच्छा मार्क्स है। उद्देश्य क्या था? अच्छा मार्क्स लाना। चाहे पैसा दे के लाए हो कि घूसखोरी करके लाए हो, चाहे कुछ भी करके लाए हो, इसका उद्देश्य क्या था? विद्यालय आधारित, जो अभी विद्यालय चल रहा है, ठीक है, आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, किसी भी कीमत पर अच्छी ग्रेड मिलना चाहिए, आपका यही चीजें हैं यहाँ पे। बात समझ में आया? आपका केवल हम सर्टिफिकेट देख करके बता सकते हैं आप कितना तेज है, वो है, लेकिन जब बातचीत करेंगे तब ना जानेंगे कि कैसा है। बात समझे? लेकिन आपका ये आकलन का मुख्य रूप इसी सिद्धांत पे ये काम कर रहा है कि बेस्ट आपको रिजल्ट दे, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है दूसरा सेक्शन, ये है आपका ईवीएस का सेक्शन, ठीक है ना। ईवीएस में आपका एनवायरमेंटल साइंस आपका यहाँ पर पूछा जाता है। क्या इसके डिस्कशन को पूरा कर दें? ठीक है, तो सबका करना भी जरूरी है। अगर ना करे तो इसका आंसर रहता है आपके पास, ठीक है। कोशिश करेंगे ये पूरा कर दे, और पूरा करने के बाद वीडियो भी रिकॉर्ड कर दे, वीडियो डाल देंगे पेड वाला ग्रुप में, फ्री वाले को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सब आंसर देख करके वो सीख लेगा, आप लोग को पूरा मिलेगा, ठीक है। और ये कुल मिलाकर के आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया है ना, हाँ, तो उसमें क्वेश्चन जा रहा है ना, हाँ। तो ऑनलाइन वाले को भी उन्हीं ग्रुप में जाएगा, ऑफलाइन वाले को ग्रुप में जाएगा, साथ साथ ऑफलाइन वाले को जो आपका प्रिंट आउट सेट मिलता है वो तो मिल ही रहा है। नहीं सर, ये जो डिस्कस कीजिएगा, हाँ, वीडियो डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, डाल देंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के इधर आपका ईवीएस वाला सेक्शन है। ईवीएस वाले में देखिए डिस्कशन करने में काफी ज्यादा समय लगता है। अगर बढ़िया से डिस्कशन करें तो देखिए अभी कितना, आधा घंटा से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर समय काफी
लगता। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग कहना चाहते हैं तो उसको पूरा कर दिया जाएगा। पूरा इसमें 150 क्वेश्चन दिया गया है। साथ ही इसका जो मैथ वाला सेक्शन है, मैथमेटिक्स भी इसमें डाला गया है। ठीक है ना। तो मैथ का टीचर मैथ करवाएंगे, बाद बाकी ईवीएस और मैथ का जो पेडागोगी है वो तो हम आसानी से पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संस्कृत वाले टीचर हैं तो टीचर से संपर्क करिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, डिस्कशन भी करवा देंगे। ठीक है ना। चलिए, इंग्लिश का भी डिस्कशन, संस्कृत का भी डिस्कशन, ऑल डिस्कशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करके लिखिए रेगुलर ये कंप्लीट करवाया जाए या यहीं तक आप लोग को केवल पेड ग्रुप में ये वीडियो डाला जाए। तो आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़िए। हमारा नंबर आपका स्क्रीन पे दिया होगा 9709774749 और ये बीपीएससी गुरु हमारी टीम के साथ चल रही है ये टेस्ट सीरीज। तो आप लोग जरूर इस बैच को ज्वाइन करें और मिनिमम कम से कम फीस में ये करवाया जा रहा है ताकि सभी छात्र एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना यहाँ पर रिजल्ट देख सके हम कितना पानी में है। और 140 से अधिक नंबर लाने वालों के लिए हमारी तरफ से एक मोबाइल स्मार्टफोन गिफ्ट रहेगा। धन्यवाद।